नंबर 16 के एक इम्पॉर्टेंट और नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है एसी थ्रू इंडक्टर। बेसिकली ये एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, ये उसकी एक सीक्वेंस है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स और प्रीवियस वीडियोस अगर देखी होगी तो ये टॉपिक समझने में इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी रहेगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर लेते हैं कि इंडक्टर है क्या चीज़। तो इंडक्टर की डेफिनेशन मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखी है कि इंडक्टर जो है ये बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सॉलिनॉइड में और इंडक्टर में। ये टिपिकली जो कंस्ट्रक्शन है इनकी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनके फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप सॉलिनॉइड की बात करें तो सॉलिनॉइड का जो मेन पर्पज है दैट इज टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको मैग्नेट के अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब हम बात करते हैं इंडक्टर की, तो इंडक्टर का फंक्शन होता है कि ये एनर्जी को स्टोर करे, यानी इंडक्टर एनर्जी स्टोर करने वाला कंपोनेंट है, और जबकि सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला एक कंपोनेंट कहा जा सकता है। अब इंडक्टर को बनाते कैसे हैं? तो जनरली एक इंसुलेटेड वायर हम लेते हैं और उसे किसी भी कोर के इर्द गिर्द हम बाउंड कर देते हैं, तो ये आपके पास एक इंडक्टर बन जाता है। अब ये उसका सिंबल आ जाएगा आपके पास, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जब आपने इंडक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये सिंबल आप वहाँ पे यूज करेंगे। अब हमने इस इंडक्टर के अक्रॉस एसी का बिहेवियर स्टडी करना है, जिस तरह हमने कैपेसिटर के अक्रॉस स्टडी किया था। हमने ये देखना है कि जिस तरह आपने देखा कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वो वोल्टेज को लीड कर रहा होता है, तो हमने इंडक्टर के अक्रॉस देखना है कि आई और वी में से कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने फिर एक इंडक्टर ले लिया और इस इंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स के साथ। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आप किसी भी एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं इंडक्टर के साथ तो क्या होगा कि आपका जो एसी सोर्स है वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेगा आपके इस इंडक्टर को। अब चूंकि अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन लगातार रिवर्स हो रही होती है, तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडक्टर के अक्रॉस चेंज करेगा और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। सो देखते हैं जी कि एसी सोर्स इसको कितना करंट देता है और इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होता है। ये हम प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो as the output current from an AC source is I is equal to I naught sine of theta, or it can be written as I naught sine of omega t or 2 pi f। ये अल्टरनेटिंग करंट हमने प्रोवाइड किया इस इंडक्टर को, और ये अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा? ईएमएफ इंड्यूस करेगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? दिस अल्टरनेटिंग और चेंजिंग current induces an EMF across the inductor, and its magnitude is given by the relation E is equal to minus L delta I by delta T. Now remember that if the resistance of the coil or inductor is negligible, then this induced EMF will be can be equal to the source potential difference. If resistance of coil is negligible, then source voltage will be equal and opposite to induced EMF, del I by del T. So we have V equal to L delta I by delta T. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बेटा हमें बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देती है।
ये इक्वेशन हमें v कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म बता रही है। वो क्या है? तो स्टूडेंट्स देखें, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर आपने करंट की मदद से वोल्टेज निकालना है तो सबसे पहले आप ये करें कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें, फिर उसका स्लोप निकालें, वो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी आ जाएगा, इन दैट मल्टीप्लाइड बाय एल इज इक्वल टू वी। तो अभी हम फिर यही मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले हम टाइम और आई का ग्राफ प्लॉट करेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन, फिर उसका हम स्लोप निकालेंगे और वो स्लोप v को रिप्रेजेंट करेगा। और जब ये दोनों ग्राफ्स हम प्लॉट कर लेंगे तो उन ग्राफ्स की मदद से हम फिर ये बताने के काबिल हो जाएंगे कि आई और v में से कौन लीड कर रहा है। तो फिर स्टूडेंट्स we can write this relation as, this relation shows that value of v at any instant is equal to slope of IT graph at that point. So इक्वेशन 1 और 2 के ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या बिहेवियर की तरफ। तो इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हम फेजर डायग्राम्स ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में i = i0 sin थीटा का कर्व या ग्राफ कैसा आएगा तो वो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो i = i0 sin थीटा या 2 पाई ऑफ t का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमारे पास इस शेप का है। ये हमारे पास कर्व बन जाएगी लाइक दिस एंड इट रिप्रेजेंट्स i। और ग्राफ हमने i वर्सेस t प्लॉट किया, x एक्सिस पे हमने t को ले लिया और y एक्सिस के अलावा हमने i को लिया। और ये इस कर्व के पॉइंट्स आ गए o, a, b, c, ये d और ये e, हम इनको नाम दे देते हैं। अब हमने इसी ग्राफ की मदद से v के ग्राफ को प्लॉट करना है और उस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए वैल्यूज कैसे लेंगे तो वो अभी मैंने प्रीवियस इक्वेशन नंबर 2 के साथ ही मैंने लिखा है कि अगर आपने किसी भी पॉइंट पे IT ग्राफ की मदद से v को फाइंड आउट करना है तो आप स्लोप फाइंड आउट करें, स्लोप आपको v की वैल्यू देगा। तो अब कर्व का स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए होता है वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप पॉइंट O पे देखें, अगर पॉइंट O पे मैं स्लोप में टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं तो ये y एक्सिस ही मेरा यहाँ पे टेंजेंट है। तो अब देखें यहाँ पे जो स्लोप है राइज ओवर रन होता है, वी आर फेमिलियर विद इट। अब ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है इसके अंदर राइज तो मौजूद है बट रन मौजूद नहीं है। सो राइज बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। It means that at point O, when the current is 0, potential difference will be maximum. इसीलिए मैं जो potential difference वाली कर्व है उसको maximum वैल्यू से स्टार्ट करूंगा, उसके लिए मैंने ये पहला पॉइंट लिया। अब उसके बाद आप आ जाए पॉइंट A के ऊपर। पॉइंट A के ऊपर अगर आपने स्लोप फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो पॉइंट A का टेंजेंट ये वाली लाइन है। अब स्टूडेंट्स गौर करें, ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है इस टेंजेंट के अंदर राइज नहीं है, रन मौजूद है। तो लिहाजा स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा 0 बाय रन एंड इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें वैल्यूज की एक सीक्वेंस मिल जाती है कि जिस पॉइंट पे करंट मिनिमम था वहां पे v मैक्सिमम आ गया और जहां पे करंट मैक्सिमम था वहां पे v मिनिमम आ गया। सो यही सीक्वेंस फॉलो करके आप बाकी पॉइंट्स भी लगा लें, जहां पे करंट मिनिमम है v मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम करंट मिनिमम v, मिनिमम I मैक्सिमम करंट। अब इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। तो ये आपके पास फेजर डायग्राम आ गई जी। और इस फेजर डायग्राम में अगेन आप जो वेरिएशन है आई और वी की वो आप देख सकते हैं।
पॉइंट O के ऊपर देखें आपके पास जो करंट है उसकी मिनिमम वैल्यू है, बट पॉइंट O के ऊपर आपके पास स्लोप मैक्सिमम है। स्लोप मैक्सिमम होने का मतलब है इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा। इसी तरह जब आप O से A की तरफ जाएंगे तो आप देखें आपका करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब है V डिक्रीज होगा, और ये V इस पॉइंट पे, इन पॉइंट्स को भी मैं कोई नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट आपका आ जाएगा अगर P, ये Q, ये R, ये S और ये T में इनको नाम दे देता हूँ, तो आप देखें जब आपका करंट O से A की तरफ जाएगा तो उस वक्त उसका स्लोप जो है वो P से Q की तरफ डिक्रीज होगा। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब है V डिक्रीज होगा, और Q पे आके ये स्लोप जीरो, मतलब V जीरो हो गया। इसी तरह जब आप A से B की तरफ आएंगे आपका स्लोप दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्लोप बढ़ने का मतलब है V बढ़ना शुरू कर देगा। सो इट मींस क्लियरली फेजर डायग्राम्स हमें ये बता रही हैं कि V जो है हर पॉइंट के ऊपर I को लीड कर रहा है, और ये हम अभी वेक्टर डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो वेक्टर डायग्राम की तरफ आ जाए, तो इसके बाद आ जाएंगे वेक्टर डायग्राम की तरफ। तो अभी हमने फेजर डायग्राम में देखा कि V जो है वो I को लीड कर रहा है। सो देयरफॉर जब आप वेक्टर डायग्राम ड्रा करेंगे तो V को आपने वर्टिकल डायरेक्शन में ले लिया, I को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इनके दरमियान जो फेज का डिफरेंस है वो π/2 आ गया ना। ये V I को लीड कर रहा है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जब आपने इंडक्टर को कनेक्ट किया AC सोर्स के साथ तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया इसने वहाँ पे, तो वहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ। अब ये जो इंड्यूस्ड EMF है ये करंट को अपोज करता है, मींस इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट का बिल्डअप है वो एज कम्पेयर टू वोल्टेज बहुत कम होगा। तो इसीलिए इंडक्टर के अक्रॉस V जो है वो I को लीड कर रहा है। मींस कि जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया इंडक्टर के अक्रॉस तो इंडक्टर ने क्या किया, इसने रेजिस्ट किया चेंज इन करंट को, यानी ये करंट के बिल्डअप को रेजिस्ट करता है। ये प्रॉपर्टी है इंडक्टर की। तो एज अ रिजल्ट टाइम के साथ जो करंट का बिल्डअप है वो स्लो होगा एज कम्पेयर टू वोल्टेज। देयरफॉर V लीड्स I by π/2। अब इसके बाद आ जाए रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर की तरफ। तो लाइक कैपेसिटर, जिस तरह हमने कैपेसिटर में बताया कि कैपेसिटर चार्जेस की फ्लो को अपोज करता है और इस अपोजिशन का नाम रिएक्टेंस है, तो इंडक्टर भी जो चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, तो इसीलिए इसकी अपोजिशन को हमने रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर का नाम दिया, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XL के साथ, इसकी यूनिट ओम है, और फ्रीक्वेंसी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ये प्रूफ मैंने एक अलग लेक्चर में अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक जो है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो इट मींस दैट ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। मतलब सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है कि ग्रेटर करंट जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस जाएगा। ज़्यादा करंट जाने का मतलब है वहाँ पे ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। जितना ज़्यादा इंड्यूस करंट हो वो अपोजिशन भी उतनी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद आ जाए स्टूडेंट्स पावर अक्रॉस इंडक्टर की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि इंडक्टर के अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेशन होती है। लास्ट पे आ जाएंगे पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर की तरफ। तो पावर डिसिपेशन जो है इसको स्टडी करने के लिए जो फेजर डायग्राम पहले हमने ड्रा की थी आप वो देख लें, उसके अलावा मैंने दोबारा इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया है, तो इसकी मदद से हम पावर डिसिपेशन को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएं। आपकी जो एक वेव है उसके 4 हिस्से बनते हैं, तो हर एक हिस्से को हम क्वार्टर का नाम देते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में देखें O से जब हम A की तरफ जाते हैं तो इट मीन्स कि आपका जो करंट है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली दूसरी वेव में देखें जब आप P से Q की तरफ आएंगे ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस के अलाउंग प्लॉटेड है। सो इट मींस इन फर्स्ट क्वार्टर O से लेके I तक करंट पॉजिटिव है, P से लेके Q तक V पॉजिटिव है। जब I और V दोनों पॉजिटिव हों तो पावर का ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू IV। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन I और V अगर दोनों पॉजिटिव हों तो पावर भी पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव पावर का स्टूडेंट्स ये मतलब है कि सोर्स ने पावर को डिलीवर कर दिया, एनर्जी को डिलीवर कर दिया इंडक्टर को। इट मींस पहले क्वार्टर में सोर्स ने पावर दी इंडक्टर को। अब सेकंड क्वार्टर में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो देखें सेकंड क्वार्टर में स्टिल आपका जो करंट है वो पॉजिटिव है, जबकि Q से जब हम R की तरफ आते हैं तो V नेगेटिव हो जाता है। सो इट मींस दैट V नेगेटिव I पॉजिटिव, पावर ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव पावर का ये मतलब है कि सेकंड क्वार्टर में इंडक्टर जो है वो उतनी ही पावर सोर्स को वापस रिटर्न कर देगा। अब आ जाए थर्ड क्वार्टर की तरफ। थर्ड क्वार्टर में देखें ये B से लेके C तक आपका करंट भी नेगेटिव हो गया और R से लेके S तक आपका वोल्टेज भी नेगेटिव। तो जब दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज आएंगी तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा। इट मींस पावर इज अगेन डिलीवर्ड टू द इंडक्टर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखें कि आपका ये जो करंट है ये आपका नेगेटिव रहेगा,
और जबकि V जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, इट मींस पावर नेगेटिव होगी, और नेगेटिव पावर का मतलब है पावर इज अगेन रिटर्न बाय द इंडक्टर। इस तरह एक साइकिल के दौरान अगर आप गौर करें तो देयर इज नो पावर डेसिपेशन। एक क्वार्टर में पावर अगर आपने डिलीवर की इंडक्टर को, तो दूसरे ही क्वार्टर में वो उतनी पावर आपको वापस कर देता है। तो लिहाजा हमारी कंक्लूजन ये बनेगी कि इन अ प्योर इंडक्टर, आर इंडक्टर डज नॉट डेसिपेट एनी पावर, इट कंट्रोल्स द करंट विदाउट डेसिपेटिंग एनी एनर्जी और पावर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में